जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने म्यांमार के पोर्ट से पकड़ी थी 5 टन तक की मैथ। इंडियन आर्मी के विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स में ईगो इश्यूज। एलॉन मस्क ने F-35 जैसे फाइटर्स को बताया ऑब्सोलेट। जेट इंजन्स के प्रोडक्शन पर बात करने के लिए HAL के CMD रशिया की विजिट पर। DRDO ने रिवील किया अपना नया डिजिटल सोल्जर सिस्टम। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले हम अपने उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान द्वारा कराए गए इस कायरतापूर्ण हमले में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और ये 26/11 मुंबई हमला एक ऐसी घटना है जिसे ना हम कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी माफ कर सकते हैं। कल 25 नवंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिस ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़ा था जिसमें 5500 किलोग्राम तक की मैथ थी, तो वो मैथ म्यांमार की एक फिशिंग बोट से पकड़ी गई थी और यह ऑपरेशन अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड ने परफॉर्म किया था। और जबकि इसी बीच एक अपडेट ये सामने आया है कि अमेरिका के अपकमिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले सभी चीनी सामानों पर 10% एडिशनल टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई है और इसका मुख्य कारण है चीन से अमेरिका आने वाले ड्रग्स की इलीगल स्मगलिंग। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने चीन के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स, खासतौर से फेंटेनाइल को अमेरिका में भेजे जाने के बारे में कई बार बातचीत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अपने वादों के विपरीत चीन ने इस तरह के ड्रग्स डीलर्स पर आज तक कोई भी मृत्यु दंड नहीं लगाया है। और आपको बता दें कि जो फेंटेनाइल है उसे चीन अपने वहाँ एक बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करता है और इस फेंटेनाइल को आमतौर पर चाइना वाइट भी कहा जाता है। और अब भारत में भी जो इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स सीज किए जा रहे हैं, तो इनके पीछे भी संभावित रूप से चीन का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। 28 से 30 नवंबर तक देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और सिंगापुर की आर्मीज बाइलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 को आयोजित करेगी और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज के जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं वो अपने बीच एक प्रोफेशनल मिलिट्री इंटरेक्शंस को कंडक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा भी हाल ही में भुज में एयरफोर्स और आर्मी ने एक जॉइंट ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस में रिस्पॉन्स करने वाले ड्रिल्स की रिहर्सल की गई है और इस जॉइंट ट्रेनिंग में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज भी शामिल थे। बाकी एक अपडेट यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इंडियन आर्मी के बिहाफ में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ एक MOU साइन किया है और इस MOU के तहत मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्रिटिकल मिलिट्री प्रॉब्लम्स और ऑपरेशन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयासों में शामिल होंगे। कुछ आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स में फील्ड रेडी प्रोटोटाइप्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग कंडक्ट की जाएगी और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, डिजिटल ट्विन, सेंसरी ऑगमेंटेशन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, तो इस तरह के उभरते हुए डोमेन्स में स्वदेशी सॉल्यूशंस को विकसित करने पर काम करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी, जिन्होंने अभी हाल ही में ब्रह्मास्त्र माउंटेन स्ट्राइक कोर के कमांडर के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स और सिलेक्शंस में जेंडर न्यूट्रलिटी को सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है और इसके साथ उन्होंने फोर्स में कर्नल रैंक पर विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स के प्रैग्मेटिक परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए भी कहा है। और विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स को लेकर अपने कंसर्न्स के बारे में उन्होंने एक लेटर ईस्टर्न कमांड के चीफ को लिखा है जिस पर उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त करी है कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो कमांडिंग ऑफिसर्स के तौर पर ना तो ट्रेंड हैं और ना ही सही तरह से ग्रूम्ड हैं। जो विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो इंटरपर्सनल रिलेशंस में बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें पहले वे अपनी अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल करने के बजाय अपने सीनियर कमांडर्स से अपने सब ऑर्डिनेट्स के बारे में शिकायत करने की टेंडेंसी के साथ जा रहे हैं। विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स में ऑफिसर्स और ट्रूप्स के प्रति एम्पैथी में भी कमी पाई गई है। इसके अलावा विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स में भी पाया गया है कि डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड के बजाय वे माई वे और हाईवे टाइप के अप्रोच के साथ उचित परामर्श के बिना ही ओवर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग करती हैं। यहाँ तक कि कुछ विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स में अधिकार की गलत भावना भी देखी गई है। और इसके साथ उन्होंने एक विमेन CEO का मामला भी शेयर किया कि कैसे उन्होंने यूनिट के एक सूबेदार मेजर से ये कहा कि जब भी वो पहुंचे तो उनकी व्हीकल का दरवाज़ा वो खोलें, और कभी कभी जब सूबेदार मेजर द्वारा ऐसा करने में देरी हो जाती थी तो वो विमेन CEO अपने व्हीकल में ही बैठी रहती थी और उतरती नहीं थी जब तक कि वो सूबेदार मेजर आके व्हीकल का दरवाज़ा नहीं खोलता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ विमेन CEO अति महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करती है जिससे ऑफिसर्स और ट्रूप्स पर अनुचित प्रदर्शन मांगों की बार बार घटनाएं होती हैं और परिणाम स्वरूप उनकी यूनिट्स में हाई लेवल का तनाव होता है। ताकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आर्म्ड फोर्सेस में विमेंस के लिए परमानेंट कमीशन और कमांड रोल्स को मंजूर किया था, जबकि आर्मी ऑफिसर्स के मानना है कि जो विमेन कर्नल्स हैं वो अपने मेल काउंटर पार्ट्स की तरह
कमांडिंग ऑफिसर्स के चैलेंजिंग रोल के लिए पूरी तरह से ट्रेंड और ग्रूम्ड नहीं है, जबकि इनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो जूनियर कमांड करते हैं, स्टाफ कॉलेज और ऐसी अन्य कोर्सेज करते हैं और यंग ऑफिसर्स के तौर पर अलग अलग तरह के अपॉइंटमेंट्स पर जाते हैं। और ये सारी प्रोसेस उन्हें कमांडिंग ऑफिसर्स जैसे चैलेंजिंग रोल को निभाने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन करती है। और इसलिए इन्हीं सारे इश्यूज़ के चलते उन्होंने फोर्स में कर्नल रैंक की विमेन कमांडिंग ऑफिसर्स के प्रैग्मेटिक परफॉर्मेंस एनालिसिस और जेंडर न्यूट्रलिटी वाली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए कहा है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बताया गया है कि ताइवान के चारों तरफ चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है और आज मंगलवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के पास चीन के 5 एयरक्राफ्ट, 7 वेसल्स और एक ऑफिशियल शिप को ऑपरेट करते हुए पाया गया है। और चीन के 4 एयरक्राफ्ट ने तो ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को भी क्रॉस किया था। और जबकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट और शिप्स को डिप्लॉय किया है। और ये डिप्लॉयमेंट भी खास तौर पर यूएस नेवी की 7th फ्लीट की स्टेटमेंट के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान स्ट्रेट के इंटरनेशनल स्पेस के थ्रू फ्लाई करेगा। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका की जो फेडरल स्पेंडिंग है उसको कम करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, तो उसके लिए यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को चुना है। तो इसी के तहत अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कई सारी पोस्ट करी थी, जिसमें उन्होंने मिलिट्री एविएशन में ओवरहॉलिंग के लिए कहा है। उन्होंने इस बात को भी क्रिटिसाइज किया है कि कैसे अभी भी मैन्ड फाइटर जेट्स के ऊपर जो निर्भरता है वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्होंने मैन्ड फाइटर जेट्स को ड्रोन्स की तुलना में आउटडेटेड बताया है। और एयर कॉम्बैट में अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज को सेंटर स्टेज देने वाले अपने पक्ष के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि जो मैन्ड फाइटर जेट्स हैं वो इस ड्रोन्स के समय में अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, ये बस हमारे पायलट्स को मरवा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका के F-35 तक को क्रिटिसाइज़ किया है, जिसमें उनका ये कहना था कि F-35 का जो डिज़ाइन है वो रिक्वायरमेंट के अलग अलग लेवल की वजह से अलग अलग स्तर पर तोड़ दिया गया था, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता थी और जिस वजह से F-35 किसी भी चीज़ में मास्टर बने बिना सभी ट्रेड्स में एक एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स जैक बन गया। और फिर अपनी एक दूसरी पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो शेयर करी। उस वीडियो में कुछ ड्रोन्स कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे थे और इस वीडियो के साथ उन्होंने ये कमेंट लिखा कि कुछ इडियट्स अभी भी F-35 जैसे मैन्ड फाइटर जेट्स को बना रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो उनके कहने का मतलब यही है कि अब हमें मैन्ड फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बदले हमें अब ड्रोन्स इस्तेमाल करने चाहिए। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्या ड्रोन्स फाइटर जेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DRDO ने अपने एक डिजिटल सोल्जर वाले कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, जिसका पूरा नाम है डिजिटल सोल्जर एज ए सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में DSAAS। और इस कॉन्सेप्ट को मुख्य रूप से मॉडर्न बैटलफील्ड्स में भारत के सोल्जर्स की कैपेबिलिटीज़ और सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस डिजिटल सोल्जर वाले सिस्टम में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की गई हैं, जैसे कि स्मार्ट हेलमेट, स्मार्ट वॉच, हेल्थ सेंसर्स, माइक एंड ईयरफोन्स, वेरेबल कैमराज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के साथ नेटवर्किंग, मिनिचराइज स्मार्ट सेंसर्स। तो इस तरह के कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज और टूल्स इस एक सिंगल सिस्टम में इंटीग्रेट किए गए ताकि सोल्जर की जो कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ सकें। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि CISF ने करीब 613 सब मशीन गन्स की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया है और CISF को 9x19 mm कैलिबर वाली सब मशीन गन्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि होलोग्राफिक साइट्स और ऐसी अन्य सभी जरूरी एक्सेसरीज के साथ कंपेटेबल होनी चाहिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रशिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने रशिया की एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटीज़ को विजिट किया है। और इस विजिट के दौरान Su-30 फाइटर्स के साथ अन्य रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट के इंजन्स के सीरियल प्रोडक्शन पर महत्वपूर्ण डिस्कशंस हो सकते हैं। इसके अलावा चिंताजनक अपडेट है बांग्लादेश से, जहां हिंदू और अन्य सभी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। और अब वहां एक बड़ी घटना ये घटी है कि बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने हिंदू लीडर और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख श्री चिन्मय कृष्णदास को अपनी हिरासत में लिया था और अब उनकी जमानत की याचिका को भी खारिज करके बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। और बांग्लादेश की इस हरकत पर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त करी है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्री चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी और उनकी जमानत से इनकार किए जाने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है और ये भी लिखा है कि ये घटना बांग्लादेश में हिंसक तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य माइनॉरिटीज़ पर किए गए कई हमलों के बाद हुई है। माइनॉरिटीज़ के घरों और उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं।
और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। और तो और भारतीय विदेश मंत्रालय ने धार्मिक नेता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं तो उसके बारे में भी चिंता व्यक्त करी है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की पुलिस ने श्री चिन्मय कृष्णदास जी को बिना आरोपों का ब्यौरा दिए ही उन्हें गिरफ्तार किया है। और ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि बांग्लादेश की पुलिस जहां एक तरफ श्री चिन्मय कृष्णदास जी जैसे धार्मिक नेता को गिरफ्तार कर रही है और वो भी बिना किसी अपराध के, वहीं दूसरी तरफ वही बांग्लादेश की सरकार ABT जैसे आतंकी संगठन के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को पेरोल पर रिहा कर रही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में MiG-29K के क्रैश में कमांडर निशांत सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2008 के मुंबई हमले में ASI तोकाराम ओमले ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो ASI तोकाराम ओमले ही जी थे जिनकी वजह से ही कसाब जिंदा पकड़ा गया था। और अगर वो जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो पाकिस्तान इस 26/11 हमले को लेकर अपने असली नरेटिव को सेट करने में लगभग कामयाब हो जाता। और वो नरेटिव क्या था वो आप सभी जानते ही हैं। और इस 26/11 हमले में हमने अपने जॉइंट CP हेमंत करकरे, ACP अशोक कामते, PI विजय सालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह, PI शशांक शिंदे, SI प्रकाश मोरे, SI बापू साहेब, ASI बाला साहब भोसले, हेड कांस्टेबल MC चौधरी, कांस्टेबल जयवंत पाटिल, कांस्टेबल विजय खंडेरकर, कांस्टेबल अरुण चिट्टे, NSG योगेश पाटिल, कांस्टेबल अंबादास पवार, कांस्टेबल राहुल S शिंदे, कांस्टेबल मुकेश B जाधव, नागप्पा R माले, किशोर K शिंदे, संजय गोविलकर और सुनील कुमार यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 26/11 मुंबई हमले में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भारत की कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस शामिल थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।